Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh and again warm welcome to the Hindu Daily News Analysis. I hope आप सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जहां बात आती है आपकी प्रिपरेशन में, तो आपकी प्रिपरेशन में के लिए करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और उसी करंट अफेयर के लिए मैं डेली लेके आता हूं द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। और ये आपके केवल प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। तो हम आज देखते हैं, एक बार हम देख लेते हैं क्या आज के इंडेक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज हम देखते हैं, पहला है जो है इस साल अर्थव्यवस्था 7% की वृद्धि होने की संभावना में ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जो इस साल के लिए एक्सपेक्टेशन जो ग्रोथ है इकोनॉमिक सर्वे का जिसपे बात कर रहा है 6.5 to 7% होता है, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो गिग वर्कर पे है। गिग वर्कर पे जैसे इसमें करंट में न्यूज चल रही है, कर्नाटका ने गिग वर्कर के लिए जो बिल लाया है उस पे हमारा सेकंड हो जाता है। थर्ड जो हमारे लिए हाँ सॉरी, सेकंड में हम एक देखते हैं कि जो वुमेन फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन है, महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है, वो भी इकोनॉमिक सर्वे से लिया हुआ टॉपिक है। वो जो आज के द हिंदू के पेज नंबर 5 में है उसको देखेंगे। नेक्स्ट एक हम प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य देखेंगे कलरिया पट्टू के बारे में। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट इन द न्यूज में करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम आज का जो एडिटोरियल होगा गर्मी के तनाव चिंता का विषय, इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस डिटेल ओवरव्यू करेंगे। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज के जो हम आपको पता है कि डेली हमारे जो इस एडिटोरियल इसमें जो द हिंदू न्यूज एनालिसिस होता है उसमें स्टैटिक पार्ट भी कवर होता है। तो आज की स्टैटिक पार्ट में हम देखेंगे भारत के संरक्षित क्षेत्र। तो ये हो गया आज का टोटल कंटेंट्स। अब हम आ जाते हैं आज की पहली न्यूज पे। तो पहली न्यूज को डिटेल एनालिसिस करते हैं। जो आज की पहली न्यूज है उस पे आते हैं। आज का जो पहला न्यूज है तो ये न्यूज किस पे है, इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड है। और हमारा हेडलाइन क्या हो जाती है, इकोनॉमी लाइकली टू ग्रो बाय 6.5% to 7% दिस ईयर, ये सर्वे है। तो ये किसकी रिपोर्ट है, तो इकोनॉमिक सर्वे है। ये किसमें बात की जा रही है, इकोनॉमिक सर्वे बात की जा रही है। तो पहले हम इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। इसमें है इकोनॉमिक सर्वे पे जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है। जैसे आपको पता होगा, आप कहेंगे कि इस समय इकोनॉमिक सर्वे की बात कहां से आ रही है, इस समय इकोनॉमिक सर्वे कैसे आ गया। तो दोस्तों अभी इस साल कौन सा था, ये जो हमारा ईयर था ये इलेक्शन ईयर था। क्या था, ये हमारा इलेक्शन ईयर था। और इलेक्शन ईयर में आपने देखा होगा कि जो 30 जनवरी होती है, 13 जनवरी 31 जनवरी को इस साल क्या आया था, इकोनॉमिक रिव्यू आया था। क्या आया था, इकोनॉमिक रिव्यू आया था, इकोनॉमिक रिव्यू आया था। क्योंकि ये क्या था, इलेक्शन ईयर था और बजट भी फुलफिल नहीं आई थी, इंटरिम बजट आई थी। तो इस साल इकोनॉमिक रिव्यू आया था। अब हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है, तो अब गवर्नमेंट ने कल मींस 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे आया है। इकोनॉमिक सर्वे सर्वे आया है। और आज जो 23 जुलाई है, आज आ गया है आपका बजट। आपका बजट जो हमारा जनरल बजट होता है, जनरल बजट आ गया है। दोस्तों इन दोनों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। बट आज के जो द हिंदू में कुछ मेजर चीजें जो डिस्कस की गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ की बात की गई, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सर्वे की अभी बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको ये भी पता होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे हमारे जो 1950 51 52 फाइनेंशियल ईयर, जब से हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद पहली से ही ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे तब से आ रहा था। बट अप टू 1964 के पहले, कब तक दोस्तों, 1964 के पहले तक ये क्या था, बजट के साथ ही आता था। मतलब बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक ही में होता था। बट दोस्तों 1964 से बजट से इकोनॉमिक सर्वे को क्या कर दिया गया है, डीलिंग कर दिया गया है। और ये बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। अब बात आ गई, इकोनॉमिक सर्वे एक दिन प्रस्तुत किया जाता है और उसमें होता क्या है, तो दोस्तों जो होल इकोनॉमिक ईयर था, जैसे इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है वो कब का आया है, 2023-24 का आया है, 2023-24 का आया है। मींस जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर था 2023-24, इसमें जो नेशन के सामने क्या क्या ग्रोथ हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या स्कीम थी, क्या उसके आउटकम हुए, इसमें इन सब में इसका क्या होता है, डिटेल्ड डिस्कशन होता है। क्या होता है दोस्तों, डिटेल्ड डिस्कशन होता है। डिटेल्ड डिस्कशन होता है इसमें जो हमारा ये पर्टिकुलर, जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आया ना, तो इस इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में एक ओवरऑल डिटेल्ड डिस्कशन होगा कि लास्ट ईयर में क्या चैलेंजेस हुए, क्या आउटकम्स हुए, इस पर डिटेल रूप से बात की जाती है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कुछ मुख्य चीजें।
अब हम बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है। ये तो बात हो गई। तो अब इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर कौन करता है? तो इकोनॉमिक सर्वे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आता है। कहां से आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिवीजन है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। कौन सा है दोस्तों? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक इकोनॉमिक अफेयर अफेयर इसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। और ये प्रिपेयर किसके द्वारा की जाती है? किसके गाइडेंस में प्रिपेयर किया जाता है? तो जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, वो इसको प्रिपेयर करते हैं। आपको पता होना चाहिए वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। तो इस समय वर्तमान में कौन है? वी अनंत वी अनंत वी अनंत नागेश्वरन ये क्या है? वर्तमान में इकोनॉमिक एडवाइजर हैं हमारे, और इन्होंने ही इकोनॉमिक सर्वे लाया है। ये हुई हमारी इकोनॉमिक सर्वे से जो मूल चीजें थी। अब हम बात आ जाते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे में जिसके बारे में बात की गई है उस पे आते हैं कि अब इसमें क्या मुख्य चीजें क्या थी, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये बात जो इस आर्टिकल की है, अब इस आर्टिकल पे आ जाते हैं। हमको पता चल गया कि इकोनॉमिक सर्वे कौन, किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसमें भी इकोनॉमिक डिवीजन प्रिपेयर कर रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, किसके द्वारा प्रिपेयर हो रहा है? भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के। और ये भारत की जो लास्ट ईयर होता है, जैसे 23-24 का फाइनेंशियल ईयर है, उसमें होल डिस्कशन होता है। ये तो बात हो गई इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड मुख्य चीजें। आप इस आर्टिकल में क्या दोस्तों डिस्कस किया गया है? तो इस आर्टिकल में मुख्यतः तीन चार चीज की बात की गई है। पहली चीज तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रोथ। हमारा ग्रोथ की बात किया है कि हमारा जो ग्रोथ है कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर आपके जैसे जैसे यूपीएससी में एक स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे हम बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट 3 ईयर में क्या हमारा ग्रोथ कंसिस्टेंट रहा? हाँ दोस्तों बिल्कुल, हम लास्ट 3 ईयर में अपना जो ग्रोथ है 7% का जो ग्रोथ रेट है कंटिन्यू है। अगर हम देखते हैं ये हमारा कौन सा हो जाता है? एक कोविड ईयर हो जाता है। ये वाला जो है ये कौन सा? एक कोविड ईयर हो जाता है। कोविड ईयर के बाद छोड़ दे तो इन तीनों ईयर में हमारा ग्रोथ 7% कंसिस्टेंट ग्रोथ है 7% का। ये कोविड ईयर ड्यू टू कोविड सेटबैक ये हमारा इसमें कम होता है। बाकी कोविड के बाद ये हमारा ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है 7% का। इसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट दूसरी बात यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की गई है, आय की असमानता पे बात की गई है। और दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉन्सर्न भी है, क्योंकि जब हम इसको देखते हैं आय की असमानता को, तो इस टेबल को हम समझते हैं कि यहाँ पे जो वर्तमान में है इसको समझते हैं। वर्तमान में जो इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन है, जो यहाँ पे बात की गई है, जो टॉप 10% पॉपुलेशन है, यहाँ पे अगर कर देंगे तो आपको अच्छे से विजुअल नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। जो इंडिया की टॉप 10% की पॉपुलेशन है वो कितना होल्ड कर रही है? वो होल्ड कर रही है जो टोटल नेशनल, ये क्या है दोस्तों? नेशनल इनकम है। टोटल नेशनल इनकम का अप्रॉक्स 60% क्या है? टॉप 10% जो पॉपुलेशन है, इंडिया के जो टॉप 10% लोग हैं, वो हमारी नेशनल इनकम का 60% होल्ड कर रहे हैं दोस्तों। और यहीं पे दूसरा क्या है? अगर हम बात करते हैं मिडिल 40%, जो मिडिल 40% जो हमारी पॉपुलेशन है, वो कितना होल्ड कर रही है दोस्तों? वो होल्ड कर रही है अप्रॉक्स, हमारा हो गया 22% के अप्रॉक्स होल्ड कर रही है। और जो बॉटम 50% पॉपुलेशन है, यहाँ पे क्या है? बॉटम 50%, जो हमारी बॉटम 50% पॉपुलेशन है, इसकी बात कर रहे हैं। बॉटम 50% जो हमारी पॉपुलेशन है, वो कितना होल्ड कर रही है? वो बिलो अप्रॉक्स कितना हो गया? ये हमारी 10% की लाइन हो गई, ये अप्रॉक्स 10% के करीब है। ये हमारे लिए कितना बड़ा कॉन्सर्न है दोस्तों, कि देखिए आपकी जो 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 बॉटम 50% पॉपुलेशन है, इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है, वो कितने परसेंट होल्ड कर रही है? 10%। इसमें इकोनॉमिक सर्वे में भी कॉन्सर्न बताया गया है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाता है कि जो हमारे जो 50% दोस्तों जो पॉपुलेशन है, वो केवल कितनी 10% होल्ड कर रहे हैं। मिडिल 40% लोग 22% होल्ड कर रहे हैं, और पॉपुलेशन 60% ही होल्ड कर रहे हैं। और चिंता का विषय तब बन जाता है दोस्तों कि जब हमारी आजादी के समय में 1952 में ये देखते हैं, यही इसी का कंपेयर हम अभी 1952 में करते हैं। ये आज की दशा है दोस्तों, ये 2024 की है, ये 2024 की है। अगर इसी को हम 1952 में देखते हैं, 1952 में अगर देखते हैं, तो तब क्या थी? जो टॉप 10% थे, टॉप 10% की लाइन कौन सी है दोस्तों? ब्लू वाली। तो ये कितने थे? अप्रोक्स आप देखेंगे 36 या 7%। ये कहां है? 36 या 7%, 36 से 37% होते हैं। और जो मिडिल 40 है, वो
वो कितने परसेंट है? मिडिल 40 की कौन सी लाइन है? ब्लैक है। वो कितनी थी? अप्रॉक्स 44%, 44% थी। और जो लोअर बॉटम थे वो कितने थे? ये जो बॉटम थे कितने थे? अप्रॉक्स 21 के 21 के करीब। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से वेरिएशन हमको देखने को मिला है। अब वेरिएशन कहां पे? जब हम आजादी के समय जो हमारी बॉटम 50% पॉपुलेशन थी, वो जहां पे एक ये कहां पे अप्रॉक्स 20% होल्ड कर रही थी, आज वो कहां पे आ गई है? आज वो 10% पे आ गई है। वहीं जो मिडिल की 40% जो पॉपुलेशन थी, वो 44% हमारे जो नेशनल इनकम को होल्ड करती थी, आज कहां पे आ गई? 22% पे आ गई है। और इनका ग्रोथ देखिए यहाँ 36 से डायरेक्ट 62% का इनका ग्रोथ है। तो ये हमारे लिए कंसर्न का विषय है, क्योंकि इनकम इनक्वालिटी किसी भी नेशन के लिए अच्छा नहीं है ना। ये फर्दर कई तरीके से इशू जनरेट करेगी। उस पर हम आगे आएंगे, अभी बात करेंगे कि इनक्वालिटी से क्या क्या चीजें हो सकती है, बट ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसके लिए यहाँ पे बात की गई है। तो ये मुख्य चीजें हो गई हैं। अब इसमें इसके बारे में ये भी बात की गई है कि अगर हम इसको हटाते हैं, अगर इसको हटा देते हैं, फिर से आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम। अगर हम यहाँ पे दोस्तों वो क्या हो गया? इरेज हो गया है, फिर भी उसके बारे में हम नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात कर लेते हैं, अगर इसमें बात करते हैं कि ऐसे बात करते हैं कि यहाँ पे इसी आर्टिकल में वो इरेज हो गया, पर कोई नहीं, मैं इसको आगे डिटेल में बात करते हैं। इसी आर्टिकल में जो हमारा आर्टिकल है, इसी आर्टिकल में और भी बातें की गई। इस आर्टिकल में और किसकी बातें की गई हैं? इस आर्टिकल में और बातें की गई हैं कि इसके साथ साथ ये जो लेख था, इसमें हमने देखा तो एक तो इनकम इनइक्वालिटी की बात की गई है, इनइक्वालिटी की बात की गई है। इनइक्वालिटी के अलावा इसमें और क्या बात की गई है? यहाँ पे हेल्थ इशू भी देखा गया है। हेल्थ इशू के भी बात किया गया कि आज हमको बहुत सारे हेल्थ इशू देखने को मिल रहे हैं। इस हेल्थ इशू के पीछे एक रीजन ये भी है, सोशल मीडिया एंड स्क्रीन टाइम का इंक्रीज होना एंड और लोगों का क्या है? स्क्रीन टाइम का क्या होना? इंक्रीज होना। इससे क्या हो रहा है? स्क्रीन टाइम बढ़ने से ये फर्दर हमारे मेंटल इंबैलेंस को क्रिएट कर रहा है। किसको? मेंटल इंबैलेंस को क्रिएट कर रहा है। इस बारे में भी बात की गई है। और नेक्स्ट इशू किसमें भी बात किया गया है? इसी में बात किया गया है, एआई पे जोर दिया गया है। एआई पे जोर दिया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आने से अभी क्या हुआ है? जॉब जो हुई है, जॉब का है, रिप्लेस हुए हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर रहे हैं। बट दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि जो एआई है अच्छा है, बट ह्यूमन लेबर को रिप्लेस कर, इसको हम मिल के काम कर सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छी चीज है एआई के बारे में, कहा जाता है कि अगर एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों मिल जाते हैं, अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस मिल जाते हैं, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये एक क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं दोस्तों अगुमेंटेड इंटेलिजेंस। क्या? अगुमेंटेड इंटेलिजेंस। इसको आप मीन्स आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि कैसे जो एआई है और ह्यूमन इंटेलिजेंस, कैसे इन दोनों को हम असिमिलेट करें। इससे क्या? आर्गुमेंटेड इंटेलिजेंस होता है जो मोर लॉजिकल, मोर वर्क ओरिएंटेड होगा। तो हमको इस तरीके से इस आर्टिकल में इस पे बारे में विशेष जो ध्यान दिया गया है, इनक्वालिटी पे, हेल्थ पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दोस्तों ये हुई बातें। और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अगर हम इसके अलावा यहाँ पे की क्या बातें की गई हैं कि अगर हम इस कंसर्न को अगर और देखें कि इनइक्वालिटी की बात की गई, जहां पे हमने देखा ना कि इनइक्वालिटी कैसे है। इनइक्वालिटी हमने देखा था यहाँ पे टॉप 10%, फिर मिडिल की 40% और बॉटम के कितना? 50%। ये इनइक्वालिटी इनके बीच में कितनी ज्यादा है, हमने अभी देखा। और इसी में आप इनइक्वालिटी जब देख रहे हो दोस्तों, तो आपको नहीं भूलना है, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे बीपीएससी, सब ने क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि इनइक्वालिटी किस कर्व से इनइक्वालिटी को मेजर किया जाता है। इनइक्वालिटी को मेजर करने का सबसे अच्छा वे क्या होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इनइक्वालिटी किससे मेजर करते हैं। तो लॉरेंज कर्व ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है दोस्तों, इसके बारे में अगर नहीं पता है, तो हम हमारे इसमें अभी स्टैटिक, हमारे इस प्लेटफॉर्म में स्टैटिक भी चालू हो रहा है, जहां पे इकोनॉमिक्स को डिटेल में समझाई जाएगी। बट आपको यहाँ पे अभी इतना ही समझना होगा, क्योंकि बहुत सारी इश्यूज को अभी हमको डिस्कस करना है। तो अभी यही समझना होगा कि इनइक्वालिटी को हम किससे मेजर करते हैं? लॉरेंज कर्व। और एक और है दोस्तों, और क्या है? गिनी कोएफिशिएंट को
एफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट, इन दोनों से क्या होता है, इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं। ये तो चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे हमको फर्दर इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है एज ए इशू। जब इसको हम इशू एज ए इशू देखते हैं, ये हमारे लिए क्यों अच्छी नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि जब इनइक्वालिटी होती है तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको जो सर्विसेज एक्सेस, सर्विसेज का एक्सेस नहीं होता, एक्सेस नहीं होता। सर्विसेज का एक्सेस की बात करें कि सर्विसेज के एक्सेस में क्या बात कर रहे हैं, तो सर्विसेज के एक्सेस में अगर हम बात करते हैं, जैसे सर्विसेज के एक्सेस में अगर बात करते हैं तो उनको जैसे हेल्थ फैसिलिटी, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, अगर उनके पास पैसे नहीं है दोस्तों, अगर कितने परसेंट होल्ड कर रहे हैं, 50%, 10% होल्ड कर रहे हैं, 50% पॉपुलेशन 10%, तो क्या हेल्थ फैसिलिटी का यूज कर पाएंगे? क्या वो अपने बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन दे पाएंगे? क्या एजुकेशन वो दे पाएंगे क्या? और एजुकेशन दे पाएंगे क्या? क्या उनके बच्चों को, अपने बच्चों को न्यूट्रिशन दे पाएंगे क्या? अगर फर्दर हेल्थ फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों ये क्या होगा, ये एक तरह से विशियस साइकिल हो गई, ये विशियस साइकिल हो गई। वो कभी भी ऊपर नहीं उठ सकते, कभी भी ऊपर उठ नहीं सकते। इसलिए ये एक इनइक्वालिटी हमारे समाज के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये हो गया, ये हमारे एक्सेस टू सर्विसेज उनकी होनी चाहिए। और यहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है। और अगर यहीं पे हम, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की गई है, तो अगर हम इन अनएम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे एक बात की गई है इसी आर्टिकल में, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके एक डाटा दिया गया है कि जो जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, उस पॉपुलेशन के लिए हमको 78 लाख, कितना, 78 लाख जॉब, 78 लाख जॉब जो होगी, जॉब पर ईयर क्रिएट करनी पड़ेगी। 78 लाख जॉब पर ईयर हमको क्रिएट करनी पड़ेगी, तब हम पॉपुलेशन को, जो ये हमारी एक मेजर यूथ, जैसे हम आपको पता है कि हम ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की एज पे चल रहे हैं, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तब हम कब यूटिलाइज कर पाएंगे, जब हमारे पर ईयर, एक डाटा है किसका, इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि 78 लाख पर ईयर जॉब हमको पर ईयर क्या होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और ये क्या है, जैसे आपके पास पता ही है कि गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट इतने जॉब क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमारे प्राइवेट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, प्राइवेट सेक्टर की, वो जॉब क्रिएट करे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे बात की गई, अगर प्राइवेट जॉब क्रिएट करते हैं तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा तो फर्दर उनके पास क्या आएगा, इनकम आएगी, इनकम आएगी। जब इनकम आएगी तभी तो डिमांड क्रिएट करेंगे, तभी तो डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब डिमांड होगी तभी तो ये प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर सकते हैं फर्दर। तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं। और जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें के लिए इनको क्या करना चाहिए, अभी हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए इनको स्किल करना चाहिए, स्किल अलग से इंटरप्रेन्योर, जैसे क्या होता है, जैसे वो क्या, जो ट्रेनिंग है ये इनको स्किल करनी होगी, इनको इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे बात इंस्टीट्यूशन जो है उससे कनेक्शन करना होगा, इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोनों इशू जो यहाँ पे मेजर डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में, इसका इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट को इस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारे इसका डिटेल डिस्कशन हो जाता है इससे रिलेटेड। अब और हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये तो हमारी बातें हो गई। नेक्स्ट इसमें जो पीडीएफ में है, ये दोस्तों ये पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, जो कि डिटेल्ड होता है। आप, हमने मेजर जो इशू था वो हमने डिस्कस कर दिया, अब जो रिमेनिंग है वो आप इस पीडीएफ से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, और एक ये क्या है, ये क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ, नेक्स्ट इशू पे आ जाते हैं। जो ये नेक्स्ट इशू है ये किस पे है, इंडिया शिफ्टेड टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट राइजिंग, इकोनॉमिक सर्वे का इससे लिया गया ये भी आर्टिकल है। यहाँ पे क्या किया गया है, बात की जा रही है कि जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें हम इंक्रीज करने की बात की जा रही है। उद्देश्य क्या है, वुमेन को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को श्रम बल में भागीदारी को बढ़ाना। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, वुमेन का जो वर्क फोर्स है, इस वुमेन का वर्क फोर्स में अगर हम बात करें, जो वुमेन के वर्क फोर्स के लिए किसकी बात कर रहे हैं, वर्क फोर्स में। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो इसमें बात की गई है, यहाँ पे रूरल और अर्बन, कहाँ पे, जो रूरल और अर्बन, यहाँ पे आपको शायद दिक्कत हो जाए, एक रूरल
और रूरल और अर्बन, यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है गैप है। जहां पे अर्बन जॉब कहाँ पे है, अर्बन लेवल पे कितनी है 25, जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है 25.4, अर्बन में कितना है, अर्बन में 25.4% है। वहीं पे रूरल लेवल पे अगर देखते हैं, रूरल में एम्प्लॉयमेंट कितना है 41.5 है। ये देखते हैं एक मेजर क्या है यहाँ पे गैप है, कि हम देखते हैं कि अर्बन में आज जो शहर में महिलाओं की भागीदारी क्या है बहुत ही कम देखने को मिल रही है। शहर में कितना 25%, वहीं रूरल में ज्यादा है 41%। रूरल में क्यों है, ये कहाँ पे, ये किसका है, ये किस एग्रीकल्चर सेक्टर का है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मींस यहाँ पे ये बात हो रही है कि अभी जो जो महिलाओं की श्रम भागीदारी हुई है वो केवल एग्रीकल्चर तक ही सीमित है, क्योंकि ज्यादातर हम ये चंक्स कहाँ पे देख रहे हैं, रूरल एरिया में देख रहे हैं। रूरल में क्या दोस्तों इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो है नहीं, तो कहाँ पे जॉब कर रही हैं, वो फील्ड में जॉब कर रही हैं, फार्म में जॉब कर रही हैं। तो एक एक इशू ये बात हो जाती है, एक इस पे बात की गई है कि हमको इस गैप को क्या करना होगा, इस गैप को भरना होगा, यहाँ पे इक्वालिटी लानी होगी। अगर और हम इशू की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फीमेल जो पार्टिसिपेशन की अगर हम बात करें, अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्विस जो है हमारा, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्विस 2023 के अकॉर्डिंग जो मेन और वीमेन, मेन यहाँ पे मेन और जो वीमेन है, वीमेन मेन और वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो आप देखेंगे तो आपको खुद ही ये पता लगेगा। जो मेन का पार्टिसिपेशन कितना है 70, अप्रॉक्स 70 प्लस माइनस अप्रॉक्स 78% है। वहीं पे महिलाओं की भागीदारी 37% है। अब आप देखते हैं कि जो हमारे श्रम बल में महिलाओं की मात्र भागीदारी कितनी है 37% में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है ना कि हमारी जो पॉपुलेशन के एक मेजर पार्ट में केवल 1/3 ही क्या है, महिलाएं जितनी है उसमें 1/3 ही अप्रॉक्स देख लीजिए आप 37%। ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा है कि जो महिलाएं हैं केवल 30% हैं एम्प्लॉयड है। वही अगर हम पुरुष को देखते हैं, मेल में देखते हैं, वो 78% एम्प्लॉयबल है। अगर हम यहीं पे ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं कि वैश्विक स्तर पे ये जो डिफरेंस है वो कितना आता है, जब हम वैश्विक स्तर पे देखते हैं ग्लोबल लेवल पे, ये तो भारत का हो गया, ग्लोबल में लेवल में देखते हैं 53% पार्ट है। तो अगर ग्लोबल लेवल में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी देखते हैं तो 53% भागीदारी है। वहीं पे भारत में अगर हम बात करते हैं तो केवल 30%। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है। इवन चाइना की बात करें तो अप्रॉक्स चाइना में अप्रॉक्स 60%, 61 या 2% ऐसे लगभग क्या है फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अब एक बात आती है कि ये चिंता का विषय है, तो इसको लिए हमको इस पे काम करना पड़ेगा कि इसको कैसे करेंगे एज ए इशू, इसको हमें समझना होगा ना ये हमारे लिए। तो क्या है रास्ते, क्या है, तो वे क्या है, वे अहेड क्या है, वे अहेड क्या है, वे अहेड क्या है, इसको हम बात करें कि वे अहेड क्या है, हमारे आगे की राय क्या है, कैसे हम जो फीमेल लेबर फोर्स को पार्टिसिपेशन, जो महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी हम कैसे बढ़ाएं। तो बात आती है सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या रीजन है, एक तो हमारा जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस है, जो हमारा जो वर्क प्लेस है वो कैसा होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब जो हमारा वर्क प्लेस है उसमें जो काम करने का है, जहां पे है इंडस्ट्री हो गया, वहां पे क्या होना चाहिए, वुमेन फ्रेंडली होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का हमारा सेटअप ऐसे होना चाहिए कि एक महिला वहां पे मतलब स्वतंत्र पूर्वक काम कर सके। ये तो पहली चीज होगी, तभी तो वो श्रम में भागीदारी बनने की कोशिश करेगी। दूसरी चीज क्या आ जाती है यहाँ पे, स्किलिंग वुमन, हमें क्या करना होगा, स्किलिंग करना होगा, स्किलिंग करना होगा, स्किलिंग करना होगा, वुमेन की स्किल पे ध्यान देना होगा। और ये जो स्किल है ये अक्रॉस द एरिया होनी चाहिए, अक्रॉस द एरिया, अक्रॉस द एरिया होनी चाहिए। अक्रॉस द एरिया का मतलब हम स्किलिंग तो काम कर रहे हैं अभी भी, जैसे स्किलिंग में काम कर रहे हैं, पर अभी हमारा फोकस फोकस क्या है, स्पेशली जो महिलाओं का फोकस हो जाता है कुछ ही सेक्टर में, जैसे हम एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, इन तरीकों की चीजों में ही हमारा फोकस है, या कि अगर सिलाई हो गई ऐसी चीजों में। बट हमको बात है केवल इससे बात नहीं बनेगी, हमको अक्रॉस द सेक्टर, जैसे हम कहे ग्रीन एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी सोलर एनर्जी पे है, ग्रीन एनर्जी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, हर सेक्टर में हमको महिलाओं को स्किल करना होगा, तभी तो इस गैप को हम फुलफिल कर पाएंगे, केवल कुछ ही सेक्टर ना रह जाए। ये तरीका हो सकता है। और क्या हो जाता है हमें, और अवेयरनेस बढ़ानी होगी, अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ानी होगी, जागरूकता बढ़ानी होगी किसके, जॉब के बारे में। और अवेयरनेस क्या हो सकता है, अवेयरनेस अबाउट सेक्टर ऑफ जॉब, मतलब किस किस तरीके से हैं जॉब हैं उसके बारे में हमको उनको जागरूक करना होगा।
सॉरी, हमको अवेयर करना होगा। और नेक्स्ट और हम क्या कर सकते हैं इनमें भागीदारी बढ़ाने के लिए? तो और हम क्या कर सकते हैं, अप स्किलिंग कर सकते हैं, अप स्किलिंग कर सकते हैं, अप स्किलिंग कर सकते हैं। दोस्तों अप स्किलिंग क्या होती है, जैसे जो भी स्किल्ड है, सपोज जो भी उन्होंने स्किल सीख रखी है, चाहे वो कोई भी स्किल हो, उसको हम नेक्स्ट लेवल की स्किल जो आज की डिमांड है क्या कि जो उनको स्किल मिली हुई है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुछ उनको स्किल दी जा रही है, उसको हमको अपग्रेड करना होगा जो आज की डिमांड है। जैसे आज जो हो गया है एआई बेस्ड हो गया, तो उसमें हम एआई का यूज कैसे करें, हम जैसे चैट जीपीटी जैसी चीजों को हम कैसे यूज करके और उनको प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, तो उनकी जो स्किल है उसको अप स्किलिंग करना होगा। और साथ में हम क्या करते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, एसएसजीज हैं, उनको और प्रमोट करना होगा। उनको क्या करना होगा, प्रमोट करना होगा, प्रमोट करना होगा। इनके प्रमोट करने से क्या होगा, और प्रमोट करेंगे मतलब जो स्किलिंग का जो हमारा क्षेत्र है उसको बढ़ाना होगा। इस तरीके से कंप्लीट डिस्कशन होता है इसके इस रिगार्डिंग। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, पहली चीज तो इकोनॉमिक सर्वे की बात किया जहां पे हमने इनइक्वालिटी को एड्रेस किया कि इनइक्वालिटी हमारे लिए। दूसरा चीज वहां पे इसमें जो इस आर्टिकल में दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, तो अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कंसर्न हो सकते हैं। और फिर इस जो आर्टिकल में अभी हमने बात किया उस किसमें जो महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है, यही हमारा क्या उद्देश्य भी है। और इस जो हमारा ये सर्वे है इसमें विशेष तौर पे बात की गई है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिस्कशन जहां पे हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू आज प्रीलिम्स के सारी चीजों को कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट पे, ये हमारा हाँ इसमें कुछ चीज और देख लेते हैं। जैसे जेंडर बजट के बारे में बात होती है, जेंडर बजट क्या है। तो जेंडर बजट लिंग बजट की बात आती है। लिंग बजट क्या है, तो इसमें हम देख लेते हैं जो लिंग बजट का कॉन्सेप्ट है कब आया, जो 2005-6 में आया, 5-6 में 2005-6 में आया। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जेंडर ओरिएंटेड हम क्या करें, फंड ट्रांसफर करें। इसमें जो विभिन्न मंत्रालय या विभाग है, जो मंत्रालय या विभाग है उनसे हम किसके जेंडर लिंग के आधारित बजट बनाने को हम कहते हैं। इसमें लैंगिक दृष्टिकोण से व्यय सॉरी व्यय और सार्वजनिक सेवा वितरण की निगरानी करने की मदद मिलती है और इनसे हमसे आउटकम पता होता है। तो ये बात हो गई जेंडर बजट का कॉन्सेप्ट। अब जेंडर बजट से में क्या समस्याएं हैं, जो कुल व्यय का केवल 4 से 6% और जीडीपी का केवल 1% से भी कम है, जो जेंडर पे हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो जीडीपी से 1% कम है। और अगर हम पिछले बजट 21-22 और 22-23 में महामारी द्वारा उजागर किए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने में विफल रहे, जबकि महिलाओं की कोविड-19 का अनुपातहीन प्रभाव पड़ा था। तो ये हो गया जेंडर बजट से रिलेटेड। बाकी चीजें आपको पीडीएफ में गिवन है, आप देख लीजिएगा। और ये रहा यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर कमेंट में करना है। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये है गिग वर्कर पे है। गिग वर्कर के है किस पे है, जो गिग इकोनॉमी है उस पे बेस्ड है। और अभी आपको पता है कि कर्नाटक क्या हो रही, किस न्यूज में क्यों है, कि कर्नाटक जो सरकार है वो गिग वर्कर्स के लिए अलग से लेजिस्लेचर में क्या लाई है, एक बिल लाई है जिसमें गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी और अन्य चीजों को दिलाने की बात की जा रही है। और कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक ऐसा दूसरा स्टेट बना है, कर्नाटक क्या हुआ, सेकंड स्टेट बना है। तो बात आती है कि पहले और कोई भी स्टेट है ऐसे कि भारत सरकार कोई गिग वर्क के लिए अलग से लॉ या बिल लाया है, तो हाँ दोस्तों, इसके पहले पहला स्टेट कौन हुआ, तो पहला राजस्थान हुआ। राजस्थान राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले ही क्या चुकी गिग वर्कर के लिए एक्ट ला चुकी है। और ये कर्नाटका क्या है, दूसरा स्टेट बना है जो गिग वर्कर के लिए लॉ लाया है। तो अब यहाँ पे बात आती है, तो सबसे पहले हमको गिग वर्कर को समझना होगा कि दोस्तों गिग वर्कर कौन है। तो गिग वर्कर क्या होते हैं, गिग हम समझते हैं यहाँ पे गिग वर्कर कौन होते हैं। तो सबसे पहले गिग वर्कर को समझने के लिए हम देखते हैं गिग गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर कौन होते हैं। गिग वर्कर कौन होते हैं दोस्तों, तो गिग क्या होते हैं, जैसे कोई भी अगर इंप्लॉयड ट्रांजेक्शन आने टाइम ट्रांजेक्शनली कोई भी इंप्लॉयड होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कोई भी इंप्लॉयड होता है ट्रांजेक्शनली। सॉरी दोस्तों, मोबाइल ऑन हो गया। कैसे, जैसे ट्रांजेक्शनली कोई अगर हम बात करते हैं तो कैसे इंप्लॉयड होता है कोई ट्रांजेक्शनली इंप्लॉयड होता है ऑन अ टाइम, मतलब पर्टिकुलर किसी टाइम में कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए इंप्लॉय कर रहे हैं, या कि किसी को हम पर्टिकुलर टास्क के लिए हम टास्क बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। और क्या हो गया, जैसे टास्क बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया, टास्क बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया, टास्क बेस्ड एम्प्लॉयमेंट टास्क बेस्ड एम्प्लॉयमेंट हो गया। या कि अगर बात की जाती है कि और टास्क बेस के अलावा क्या हो गया,
कि ये ऐसा वर्क है जिसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी तो किसकी होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी होती है, टू चूज देयर वर्क हॉर्स, किस समय वो काम करेंगे, किस समय काम करेंगे, ओ चूज देयर वर्क हॉर्स, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ से नॉर्मल गिग इकोनॉमी से क्या कर, कोई ट्रांजेक्शनल एम्प्लॉयड होता है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए, या कि टास्क बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, या कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें ये भी कहा जाता है एज ए फीचर जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू ऑप्ट देयर वर्किंग आवर्स, कि हम किस समय काम करेंगे। जैसे हमको मन है कि हम रात 9 से 12 काम करें, तो बिल्कुल आपके लिए आप खुद चूज कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफिनीशन हुई गिग गिग वर्कर्स। गिग वर्कर कौन होते हैं, जो क्या होते हैं, या ट्रांजेक्शन बेस्ड पे, या कि वो किस पे एम्प्लॉयड है, टास्क बेस्ड एम्प्लॉयड है, या कि किस में है कि अपना जो वर्क आवर्स से खुद चूज कर रहे हैं। तो ये होगा गिग इकोनॉमी, एक गिग वर्कर हो गए। अब इसके अलावा और जैसे ये तो हो गया कितना अच्छा है ये, कि ये चीजें हो गई। और साथ में जब इनको जैसे गिग वर्कर का जब एम्प्लॉयमेंट होता था, इनकी एडवर्टीजमेंट कैसे निकलती है, एडवर्टीजमेंट भी इनकी बड़ी प्यारी होती है। जैसे अगर इनकी बात करें कि एडवर्टीजमेंट क्या निकलती है, जब इनकी एडवर्टीजमेंट निकलती है तो इसमें ऐसी चीजों को लिखा होता है। जैसे क्या लिखा होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में बात करते हैं, अगर हम डिटेल में बात करते हैं कि इनकी क्या बात होती है एडवर्टीजमेंट में, जब एडवर्टीज निकलता है तो इनको निकलता है, क्या निकलता है, जैसे वर्क विदाउट बॉस, ये क्या लिखा रहता है, जैसे लिखा रहता है वर्क विदाउट वर्क विदाउट बॉस, बिना बॉस का काम करें, बी अ ओन बॉस, बी अ ओन बॉस, खुद का अपना बॉस बने, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं होगा। और दूसरी चीज क्या होती है, वर्क एज अ पार्टनर, वर्क एज अ पार्टनर, वर्क एज अ पार्टनर। यहाँ पे कितना अच्छा दोस्तों की लगेगा, क्या है कि आप काम कर रहे हैं कहीं एम्प्लॉयड है विदाउट बॉस को, अपना क्या है, खुद को आप बॉस बनी, बी ओन बॉस, खुद का आप बॉस बन रहे हैं। और वर्क एज अ पार्टनर, आप एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं। पर दोस्तों यहीं पे क्या है, यहीं पे एक बहुत बड़ा आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, एक एक क्या तरह एक एक खतरा है। क्या यहाँ पे कौन बॉस हो जाता है, यहाँ पे बहुत बड़ा बॉस है, बॉस कभी भी कौन, हमको यहाँ पे क्या, बिग बॉस आपको देखने को मिलेगा, बिग बॉस। यहाँ तो कम से कम बॉक्स होगा, जो बॉस होगा आपका वो ह्यूमन होगा, वो समझेगा कि आप कितना काम कर सकते हैं, कभी आपकी स्किल, आप हो सकता है कभी बीमार भी हो सकते हैं, कम काम करें। पर जो ये बिग बॉस है, बिग बॉस कौन है दोस्तों, ये बिग बॉस है। यहाँ पे क्या होता है, एल्गोरिथम होता है, अल्गो अल्गोरिथम होता है। ये एल्गोरिथम ही आपका बॉस है। कौन बॉस है, एल्गोरिथम बॉस है। ये एल्गोरिथम क्या है दोस्तों, ये जो ऑपरेट होते हैं ये क्या ऐप के थ्रू होते हैं, इसीलिए प्लेटफॉर्म बेस्ड, ऐप बेस्ड वर्कर भी बोलते हैं गिग वर्कर को। अब ये प्लेटफॉर्म या ऐप क्या होते हैं, एल्गोरिथम पे काम करते हैं। इसको समझने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपने भी फील किया होगा, कई बार आप कैब बुक करते हैं या उबर ओला कोई भी यूज करके कैब बुक कर रहे हैं, आपको कैब तो बहुत सारी शो हो रही है, बट आपकी बुक नहीं हो रही है, क्योंकि कई बार ये एल्गोरिथम पे काम करता है। जैसे आपने कई बार कैंसिल किया हो, या कि आपका जब एल्गोरिथम अच्छा नहीं होगा तो आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। मींस यहाँ पे क्या होता है, टारगेट होता है, जो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जो ज्यादा बेनिफिट देता है, वही क्या होता है यहाँ पे एम्प्लॉयड होता है। तो ये एल्गोरिथम पे वॉच करता है। ये एल्गोरिथम क्या होता है, इसी के कारण इनको अब जो ये बी ऑन बस, यहाँ इनको क्या फुल टाइम काम करना पड़ता है, क्या इनको फुल टाइम काम करना पड़ता है, इनको फुल टाइम वर्क करना पड़ता है। फुल टाइम वर्क के साथ साथ इनको और क्या होता है, इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं हो, फुल टाइम तो काम कर रहे हैं, क्या कोई सोशल सिक्योरिटी होती है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अब सोशल सिक्योरिटी के अलावा भी अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इनके लिए कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता। अगर इनके हेल्थ में या कि इनके हेल्थ में या इनकी बॉडी में कुछ होता, कोई भी इंश्योरेंस नहीं। कोई भी जैसे इनके चाहे चिल्ड्रन हो गए, इनके बच्चे हो गए, कोई भी इनको एजुकेशनल बेनिफिट नहीं, कोई भी एजुकेशनल बेनिफिट नहीं, कोई भी एजुकेशनल बेनिफिट नहीं। और साथ ही इनके लिए कोई भी लेबर कोड में भी, कोई भी लेबर कोड में भी इनके बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है। अब इनके मेन कंसर्न यहीं पे आया कि मेन कंसर्न गिग इकोनॉमी का क्या है, गिग वर्कर का क्या है, कि जो ये बिग बॉस है, बिग बॉस कौन है, एल्गोरिथम पे है। अब ये क्या है, इसके कारण इनको फुल टाइम वर्क करता है, क्योंकि ये इंसेंटिव देता है। जैसे आपने अगर, जैसे आप तो यहाँ पे है जो है, आप यहाँ पे हमने फीचर में देखा ना इसमें, कि आप फ्लेक्सिबल है, कि आप अपने खुद से चुन सकते हैं कि आप कौन सा टाइम बात करेंगे। तो दोस्तों यहीं पे क्या हो गया, एल्गोरिथम जब आता है तो जो ज्यादा वर्क करता है उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, ज्यादा उसको सर्विस मिलती है। तो इस चक्कर में लोग क्या होते हैं, अप्रॉक्स 14 आवर्स काम करते हैं। ये अभी जब राजस्थान बिल आया था तभी बात की गई थी इसमें, कि लोग क्या होते हैं 14 आवर्स काम करते हैं इसमें।
आप 14 आवर्स काम करते हैं, ये क्या होता है 14 आवर्स काम करेंगे, जब वो 14 घंटे काम करेंगे तो क्या होगा, मेंटल इम्बैलेंस होगा ना, मेंटल इम्बैलेंस होगा, वो अपने क्या मेंटली क्या स्टेबल होंगे, नहीं होंगे। अब मेंटल इम्बैलेंस होगा, अगर मेंटल इम्बैलेंस होगा, मेंटल क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, और जब मेंटल इम्बैलेंस होगा तो एक तरीके से वो क्या काम कर पाएंगे, उनको क्या होगा, हेल्थ इशू आएगा, हेल्थ इशू आएगा, हेल्थ इशू आएगा। अब हेल्थ इशू ये कहाँ पे, एक तरह से कहाँ पे, ये पूरी तरीके से फिर बर्डन में आ गए, और यहाँ पे देखा कोई भी इनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी इनको इंश्योरेंस भी नहीं है, जैसे और कहीं काम करते हैं तो एजुकेशनल बेनिफिट होता है, जैसे बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से बर्डन बन चुके हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो यही इन सारी चीजों की, यही समस्याओं के लिए एक क्या हो गया, गिग जो इकोनॉमी, गिग वर्कर हमारे लिए चैलेंज हो गए हैं, गिग वर्कर हमारे लिए चैलेंज हो गए हैं। अब अगर हम इसको तो इरेज कर दिया, अगर हमारी बात आती है कि ये तो प्रॉब्लम है, अब हमारे लिए कॉन्सर्न का विषय क्यों है, इतना गिग वर्कर पे बात क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर बात करें तो गिग इकोनॉमी, जो गिग इकोनॉमी कितने हैं, गिग वर्कर्स कितने हैं हमारे पास, गिग वर्कर कितने हैं, तो अप्रॉक्स 15 मिलियन के लोगों की जिंदगी की बात है दोस्तों, 15 मिलियन। और अभी जो एक्सपेक्टेशन है 2030 तक, इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात की गई है और डिफरेंट रिपोर्ट में आएगी, 2030 तक ये संख्या और भी कई मल्टीपल टाइम बढ़ने वाली है। तो इसके लिए अब कोई क्या कॉन्सर्न आ जाता हमारे लिए ना, एक चुनौतियां है ना, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि इसको कैसे टैकल टैकल करें, कैसे इसको हम टैकल करें। तो हमारे लिए क्या एक कॉन्सर्न बन जाता है, कॉन्सर्न बन जाता है, इसको हम एक हमारे लिए क्या है, एक कॉन्सर्न बन जा रहा है, इसको हम कैसे हैंडल करें, ये बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसको हम कैसे हैंडल करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये क्या है, चिंता का विषय है। तो इसके लिए हमको काम करना होगा इस पे, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेंस आंसर राइटिंग में तो हमने बात कर लिया कि ये हमारी चुनौतियां हैं गिग वर्कर के साथ, इसको हम क्या कर कैसे इससे निपट सकते हैं। तो यहीं पे बात आती है हमारे यहाँ पे क्यों कंसर्न है, यहाँ पे बात किया ना, इतना ये बात किया तो लार्ज क्यों हमें है, लार्ज जो है, लार्ज हमारे पास लेबर फोर्स का, लार्ज लेबर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, क्यों चिंता का विषय है, पार्टिसिपेशन है। अगर हम बात करें चिंता का विषय क्यों है, क्योंकि एक लार्ज जो लेबर फोर्स है वो किस पे है, किस पे, गिग वर्कर, 15 मिलियन लोगों की जिंदगी का सवाल है ना, तो चिंता का विषय तो होना ही पड़ेगा। अगर और दूसरी हम बात करते हैं, और जो इनके वर्क होते हैं इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है, तो क्या बात कर लेते हैं, लैक ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन, कोई भी रेगुलेशन नहीं है। मतलब अभी भी जो लेबर कोड अभी हमारे, अभी हाल ही में 2019 में 4 लेबर कोड आए हैं, लेबर कोड को हमने रिफॉर्म किया, मल्टीपल लेबर कोड को 4 लेबर कोड में किया, उन 4 में से केवल एक ही जो लेबर कोड है जो गिग वर्कर से रिलेटेड बात करता है, और उसमें भी केवल थोड़ी सी बात हो रही है, मतलब 3 लेबर कोड में कोई गिग वर्कर की बात ही नहीं है। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय तो बनेगा ना, लैक ऑफ रेगुलेशन है, तो इसको रेगुलेशन के लिए, इसी रेगुलेशन पे काम करने के लिए राजस्थान ने एक्ट लाया, इसी पे बात करने के लिए कौन सा कर्नाटका भी ला रहा है एक्ट। अगर और हम बात कर लेते हैं इसके अलावा, लैक ऑफ रेगुलेशन से कैसे हम बात करते हैं, जैसे लैक ऑफ रेगुलेशन है, अब रेगुलेशन नहीं है, इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज आप क्या हो, एक कैब ड्राइवर हो, ठीक है, आप एक क्या हो, कैब ड्राइवर हो, कैब ड्राइवर हो। अब कैब ड्राइवर हो, आप इंसेंटिव के लिए आप लॉन्ग आवर्स काम कर रहे हो, अप्रॉक्स आप मानते हैं हम 14 आवर्स काम कर रहे हो। जब आप 14 आवर्स काम करोगे तो मेंटली स्टेबल नहीं होगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, एक्सीडेंट बढ़ेंगे, रोड एक्सीडेंट बढ़ेंगे ना। आजकल आप देखते होंगे आए दिन जो डिलीवरी एजेंट होते हैं, सॉरी, चाहे जोमेटो को हो जाए, स्विगी की हो, आए दिन उनका रोड एक्सीडेंट होता है, क्योंकि इसमें इंसेंटिव के लिए काम करते हैं। जैसे सपोज करें जोमेटो है, जोमेटो के लिए सर्विस देने वाला एक जो है उसका डिलीवरी एजेंट है, वो क्या उसको टारगेट होता है कि जितना कम, जैसे वो जितना मैक्सिमम डिलीवरी और मिनिमम टाइम में करेगा तो उसको उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। अब उस इंसेंटिव के लिए वो लॉन्ग आवर्स काम कर रहा है और किसमें जल्दी पहुंचाना है, अब स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये रोड एक्सीडेंट को बढ़ाएगा ना, इस सोसाइटी के लिए हमारे लिए खतरा बन गया ना। एक्सीडेंट होगा तो केवल एक आदमी नहीं होगा ना, उससे और भी लोग, समाज के और भी लोग प्रभावित होंगे, तो एक इशू बन गया, एक रोड एक्सीडेंट बन गया। तो इसीलिए रेगुलेशन बहुत जरूरी है, इस पे रेगुलेशन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और बात आती है कि और क्या इशू हो गया, तो इसमें कोई पिनलाइजेशन नहीं है। जब पिनलाइजेशन की बात करते हैं कि इसमें कोई पिनलाइजेशन नहीं है, पिनलाइजेशन का मतलब कि कोई भी पिन नहीं है, अगर मतलब कहीं भी कोई भी जैसे प्लेटफॉर्म है, अगर वो कहीं भी गलत करता है तो उसको पिनलाइज किया जा सके, उस पे दंडित किया जा सके, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे उनको पिनलाइज किया जा सके, इसलिए और कॉन्सर्न बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि और क्या है, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी,
लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, इसमें कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय बन जाता है। ये महत्वपूर्ण जो फैक्टर है जिसके कारण चिंता का विषय बन जाता है। अब और हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी जो इसमें आर्टिकल में भी डिस्कस है, तो जो कर्नाटका का कर्नाटका का जो एक्ट है वो किस पे बात कर रहा है, इन्हीं चीजों पे बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है कि इसमें कर्नाटका के जो एक्ट में क्या कहा गया है कि इनके लिए क्या होना चाहिए, इनके लिए रेगुलर वर्क हाउस होना चाहिए। रेगुलर रेगुलर वर्क वर्क आवर्स, मतलब कितने घंटे काम होंगे दोस्तों, कितने घंटे उनको काम करना होगा। हर एक प्लेटफॉर्म वर्कर का एक निश्चित होना चाहिए कि इतना रेगुलर होना चाहिए कि हर दिन आपको उससे ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। मींस इससे क्या होगा, जो लोग 14 आवर्स 18 आवर्स 16 आवर्स काम कर रहे हैं, उससे उनको क्या होगा, जो मेंटल इंबैलेंस होगा उससे कमी होगी। इसमें कर्नाटका के जो बिल है उसमें बात की गई है। और क्या बात की जा रही है, और क्या होनी चाहिए, और इनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, इनकी भी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे गिग वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। उनको एज ए जो गिग वर्कर होते हैं, जैसे सपोज जो जोमेटो और स्विगी क्या है, टास्क बेस्ड है, वो टास्क के लिए अपॉइंट किए गए हैं, वो एम्प्लॉयर नहीं है। जब एम्प्लॉयर होता है तो एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट भी फंड आएंगे, अदर तरीके से सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो अदर वर्क फोर्स को मिल रहे हैं वो मिलेगा। बट इनको कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो यही चीज है कि इनको भी हम एज अ वर्क फोर्स मींस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन में स्टेब्लिश किया जाए और इनको भी सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट दिया जाए। और बात आती है सोशल सिक्योरिटी के अलावा ट्रांसपेरेंट, जो हमारा इनका क्या है, जो सुपर बॉस है जिसके बारे में हमने बात किया एल्गोरिथम, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ट्रांस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथमिक जो पैरामीटर है, जो इनका एल्गोरिथमिक है, एल्गोरिथमिक जो पैरामीटर है, एल्गोरिथम है, जो ये सुपर बास है, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथमिक पैरामीटर होना चाहिए, पैरामीटर होनी चाहिए। ये सबके पास, जैसे ये जो एल्गोरिथमिक पैरामीटर होता है ये ओपन नहीं होता है, ये जो वर्क कर रहा है उसको भी पता होगा। अगर आप लोगों में से कोई काम किया होगा तो आप लोग महसूस किए होंगे कि इनको इनको एल्गोरिथमिक पैरामीटर कैसे इनको पिनलाइज करता है, सॉरी। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट एल्गोरिथमिक पैरामीटर ये वे हेड है जो कर्नाटक, आप कहीं भी गिग वर्कर से रिलेटेड लिख रहे हैं, इसमें कर्नाटका के जो रूल्स हैं जो अभी बिल में शामिल किए गए, इसको ये क्या है, वे हेड है। इसको भारत सरकार को भी ऐसे किसी कानून को लाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या होना चाहिए, और रेगुलेशन, और बात करते हैं स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन। स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन बनाना होगा हमको, रेगुलेशन को क्या करना होगा और ही और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो जो अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, कैसे उनको हम रेगुलेट करें, इसके लिए हमको क्या और स्ट्रॉन्गर बनाना होगा। और नेक्स्ट बात आती है, और क्या कर सकते हैं हम, और लोगों के प्रति और मोर अवेयरनेस, ये हर जगह आपके लिए ये होगा कि और भी जो लोगों को क्या करना होगा, अवेयरनेस बढ़ाना होगा, आपको और अवेयर करना होगा। ये हो गया वे अहेड की चीजें जो हम कर सकते हैं गिग वर्कर से रिलेटेड। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट बात आ जाती है, इस तरीके से ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आपको पीडीएफ में गिवन है, ये आपको रीड आउट कर लीजिएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट बात आती है, ये प्रीलिम्स फैक्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, कलेरिया पट्टू। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी हो जाता है कि कलेरिया पट्टू क्या है। एक तरीके से आर्ट फॉर्म है। अब ये आर्ट फॉर्म कहाँ का है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ का है, केरल का है। कहाँ का है, ये केरल का है, केरल का एक आर्ट फॉर्म है, ठीक है। केरल के उत्पन्न और प्रचलित पारंपरिक क्या है, मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है। और इसके जो इसके प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक अगर हम देखते हैं तो इसके प्रवर्तक हम किसको देखते हैं, इसके प्रवर्तक को हम देखते हैं यहाँ पे। अगर बात की जा रही है तो ऋषि परशुराम, ऋषि परशुराम प्रवर्तक कौन इसके देखते हैं, ऋषि परशुराम। यहाँ पे देखते हैं ऋषि परशुराम को हम प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। और इसके 4 चरण होते हैं, मैप्पै एट्टू, कुलधारी, अंगधारी, वेरकमुकु। तो इसमें आप देखने चाहिए, जो मैप्पै पट्टू होता है ये क्या होता है, शरीर को तंदुरुस्त करने वाले व्यायाम होते हैं। कुलधारी क्या होता है, हथियार का उपयोग करके लड़ना। अंगधारी तीखे धातु हथियार का उपयोग करना। और वेरमुकई क्या होते हैं, नंगे हाथों से बचाव और हमला करना। तो ये चीज हो गई इससे कलरिया पट्टू से रिलेटेड। आपको जानना है ये कहाँ का है, केरल का क्या है, केरल का ये मार्शल आर्ट है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो कलरिया पट्टू संघ था, कलरिया पट्टू संघ को क्या है अभी खेल क्षेत्रीय खेल महासंघ का दर्जा मिल गया है। जो कलरिया पट्टू संघ है उसको क्या मिल गया है, क्षेत्रीय खेल महासंघ का मिल गया है दर्जा, इसीलिए ये न्यूज में हो जाता है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। अब ये प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो न्यूज में आ जाता है, अपर
कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक इसकी बात की जा रही है, अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अब बात आती है कि जो अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ किसके बीच में है, कितने मेगावाट के, अब बात करते हैं। तो ये कहाँ पे है, जो अपर कर्नाली है कहाँ पे है दोस्तों, तो नेपाल में है। नेपाल में है। नेपाल में किस नदी में है, तो कर्नाली नदी में है, ये पता होना चाहिए। नेपाल की कर्नाली नदी में है। और किसकी है, ये 900 मेगावाट की है। ये तीन चीज तो 900 मेगावाट की है, ये तीन चीज हो गया, नेपाल के कर्नाली नदी में 900 मेगावाट की है। अब दूसरी चीज आती है कि इसको किसके बीच में है, तो ये इसमें है, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया है, नेपाल है, नेपाल है और बांग्लादेश है। इन्हीं तीन को, ये कितने, बांग्लादेश है, इन तीन के बीच में है। अब ये यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये 25 वर्षों तक क्या होंगे, अनुबंधित अवधि पे ये तीनों को बिजली जो बनेगी वो सप्लाई होगी। 900 मेगावाट बिजली बन रही, ये तीनों यहाँ पे सप्लाई होगी। और इसका काम जो डेवलप कौन करेगा, ये जीएमआर ग्रुप करेगा। जीएमआर ग्रुप, आप भारत में देखे होंगे कई चीजों को डेवलप किया है, जीएमआर ग्रुप को मिला है। तो जो अपर कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कितना है, 290 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है यहाँ पे। और ये 900 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। ये कहाँ पे, कर्नाली रिवर। और इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश 25 वर्षों तक इनको बिजली सप्लाई करेगा, जीएमआर ग्रुप डेवलप कर रहा है। ये तो चीजें होंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। और चीजें क्या है यहाँ पे, अब आप यहाँ पे कर्नाली नदी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कर्नाली नदी क्या है, एक नेपाल की सबसे बड़ी नदी हो जाती है कर्नाली नदी। एक कहाँ से निकलती है, तो एक कैलाश, जो कैलाश क्षेत्र है वहीं से पार करके तिब्बत सीमा से आती है। फिर यहाँ पे भारत में ये किससे मिल जाती है, तो भारत में शारदा नदी से मिल जाती है, शारदा नदी से मिलती है। और बाद में ये मिलने के बाद शारदा नदी क्या हो जाती है, जो भारत में घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये चीज हो गई इससे रिलेटेड, जितनी भी चीजें थी ये डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम आज के एडिटोरियल पे। तो आज का जो मुख्य एडिटोरियल है वो किस पे बात कर रहा है, हीट स्ट्रेस इज मोर देन डिग्री ऑफ कंसर्न। अभी तक दोस्तों बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, क्लाइमेट बहुत बड़ा इशू बन गया है। चेंज की जब यहाँ पे बात आती है, तो अभी हम यहाँ पे क्या, इस आर्टिकल में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि हीट स्ट्रेस की का रिलेशन यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमिक पे बात किया जा रहा है। यहाँ पे अक्सर हम हीट स्ट्रेस को पढ़ते हैं, हम तो कहाँ पे पढ़ते हैं कि हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बस इसमें हम पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में कैसे इंपैक्ट डाल रही है उस पे बात कर रहा है। ये आर्टिकल पूरा हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस कैसे इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगी। तो यहाँ पे बात करने के समय यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हीट स्ट्रेस कैसे अगर बात करेगी, तो यहाँ पे बात किया गया है कि जो हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, हीट हीट अगर बात करें, हीट स्ट्रेस अगर हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ, तो हीट जो स्ट्रेस है हमारा, हीट स्ट्रेस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल क्या बात कर रहा है, हीट जो बात कर रहा है, हीट हीट वेव या हीट स्ट्रेक कैसे ओवरऑल इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रही है, ओवरऑल इकोनॉमी के कैसे इंपैक्ट कर रही है, इस पे ये आर्टिकल है। अब पहली चीज तो सबसे पहले हमको हीट स्ट्रेस को ही जानना होगा कि हीट स्ट्रेस क्या है, हीट स्ट्रेस क्या है और ये कैसे इकोनॉमिक, तो हीट स्ट्रेस क्या है, हीट वेव क्या है। आपने अभी बहुत न्यूज में था, मानसून, प्रारंभ मानसून, ये बहुत बार तक टेम्परेचर 48 गया, 49 गया। तो हम क्या समझते हैं, तो ये क्या है, एनी एरिया, कोई भी एरिया अगर हम लेते हैं, कोई भी एरिया, एनी एरिया, डिपार्चर ऑफ टेम्परेचर, डिपार्चर 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 ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बाई 4 to 5 डिग्री सेल्सियस, 4 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं का भी एनी टाइम डिपार्चर ऑफ टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जब क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर और दूसरी बात करें कि एनी टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस, एवरेज टेम्परेचर, नॉर्मल नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर एक्सीड टू 40 डिग्री सेल्सियस इन नॉर्मल, इन अगर हिली एरिया की बात करें, हिली एरिया में 30 डिग्री से अगर क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इसको हीट वेव को यहाँ पे टर्म देंगे, हीट स्ट्रेस। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में बात करते हैं कि टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया एक्सीड, टेम्परेचर ऑफ एनी एरिया एक्सीड
टू 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस से अगर इस ज्यादा कहीं भी, अगर ये एब्सोल्यूट टर्म में बात हो गई कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा, नोट डाउन भी करते रहिएगा कि कहीं भी टेम्परेचर अगर हमारा 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ता है तो हम क्या कह देते हो, क्या है, हीट वेव है या हीट स्ट्रेस है। तो हम सबसे पहले ये समझ गए कि हीट स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल डिपॉर्चर ऑफ एनी एरिया टेम्परेचर बाई 4 to 5 डिग्री, या कि हम नॉर्मल बात करें कि नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर ऑफ इन एरिया इंक्रीज टू या एक्सीड टू 40 डिग्री, इन हिली एरिया 30 डिग्री। अगर एब्सोल्यूट टर्म में वही चीज को हम बात करते हैं तो किसी भी एरिया का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री से ज्यादा होता है तो हीट वेव आता है। सबसे पहले हम हीट वेव यहाँ पे देख लिए। अब अगर हम ये बात किए तो अगर आपने ये तो देख ही लिया, अब प्रियार मानसून के पहले आपने बहुत बार, अभी तो मानसून का सीजन चल रहा है, अभी तो टेम्परेचर डाउन हुआ है, बहुत बार आपने देखा होगा न्यूज में कि जैसे यहाँ अगर हम दिल्ली की बात करें तो टेम्परेचर एक्सीड टू 40 डिग्री, 49 डिग्री तक टेम्परेचर क्या हुआ, 48 डिग्री 49 डिग्री इंक्रीज हुआ है। अब इसमें बात आती है कि जब हीट वेव की ड्यूरेशन होती है, अगर हीट वेव की बात करें, हीट वेव की ड्यूरेशन होती है, उसमें कोई अगर एग्रीकल्चर वर्कर है या कि सपोज ब्रिक कंस्ट्रक्शन का वर्कर है जो ब्रिक बना रहा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि उनको इनके लिए समस्या कैसे हो जाती है कि उनको थ्रू आउट डे काम करना होगा, थ्रू आउट थ्रू आउट डे करना होगा, मतलब सारा दिन काम करना होगा। और जब सारा दिन काम करेंगे वो इतने टेम्परेचर में, तो उनको क्या होगा, उनको ये ज्यादातर संभावना है कि उनको हीट स्ट्रोक या कि कार्डियोवास्कुलर, सॉरी दोस्तों, हीट स्ट्रोक या कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है। हीट स्ट्रोक या कार्डियोवास्कुलर कोई डिसीज हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो सकती है। क्योंकि अगर कोई भी एग्रीकल्चर में, अगर चाहे एग्रीकल्चर का वर्कर हो, चाहे कोई ब्रिक वर्कर हो, जहां पे ईंटों का निर्माण हो रहा हो वहां काम कर रहा हो, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, वो थ्रू आउट डे तो काम करना ही पड़ेगा। अगर इस ड्यूरेशन में, इस हीट वेव में, वो ओपन में अगर होल डे काम कर रहा तो मोस्ट प्रोबेबल पॉसिबिलिटी को हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएगा या कि कार्डियोवास्कुलर कोई डिसीज हो जाता है। तो अगर ये डिसीज होती है तो क्या होगा उससे, वो जो उससे क्या होगा, वो इम्पैक्टेड होगा। ये उसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ये डिसीज होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि वो, उसका क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होगी, प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। और जब प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो वो क्या होगा, उसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि प्रोडक्शन ही तो अल्टीमेट वे है, ओवरऑल जीडीपी को भी रिड्यूस होगी। और इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि अगर हम बात करें, और इंपॉर्टेंट तब हो जाता है कि अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, तो इसमें अगर हमारी जो जैसे अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर में 48% जो पॉपुलेशन है कहाँ पे इंगेज है, प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज है। अगर 48% पॉपुलेशन की क्या हो रही है, उनकी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है रिड्यूस हो रही, तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना। तो ये हो गया मेन कंसर्न की चीजें हो गई। और इसी में बात की गई है, आईपीसीसी रिपोर्ट की बात की गई है। आईपीसीसी, इसी आर्टिकल में आईपीसीसी रिपोर्ट की बात की गई है, आईपीसीसी रिपोर्ट की बात की गई। पर सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि आईपीसीसी है क्या। तो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, क्या है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी किसमें है, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका पूरा क्या कह सकते हैं, इंटर गवर्नमेंट, ये क्या है, अगर यहीं पे बात करते हैं, इंटर गवर्नमेंट पैनल, पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज में एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज में काम करती है। अब इसकी बात आती है कि इसका गठन कब हुआ, तो 1988। कब गठन हुआ इसको दोस्तों, तो 19, कब गठन हुआ, तो 1988 में इसका गठन होता है। गठन कौन करता है, वर्ल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कौन, डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये दो मिलकर आईपीसीसी का गठन करते हैं। और ये आईपीसीसी का काम क्या होता है, ये साइंटिफिक स्टडी करती है, क्या करती है, साइंटिफिक स्टडी करती है, स्टडी करती है किस पे साइंटिफिक स्टडी करती है, लाइक एग्जांपल बात करें हम तो किसके, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, किस पे, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग पे ये क्या कर रही है, स्टडी कर रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग की स्टडी कैसे करती है, जैसे कहीं पे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, कहीं पे जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो किस रेट में, उस हाउ मच, किस रेट में इंक्रीज हो रहा है, इसका
किस रेट में इंक्रीज हो रहा है, इसकी बात करेंगे। जैसे और बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि ओशन ओशन का जो हमारा टेम्परेचर, अगर हम बात करते हैं कि जो ओशन का टेम्परेचर क्या है, ओशन का टेम्परेचर है इंक्रीज हो रहा है। अगर बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आर्कटिक का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि आर्कटिक मेल्ट हो रहा है, तो ये सब स्टडी, आर्कटिक मेल्ट हो रहा है, वार्मिंग ऑफ आर्कटिक, या कि जो पर्सिपिटेशन पर्सिपिटेशन या कि वर्षा में, पर्सिपिटेशन या कि रेनफॉल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस रेट में हो गए, इस तरीके की साइंटिफिक स्टडी करता है और एक रिपोर्ट जारी करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो रिपोर्ट जारी करता है, इसको बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट। क्या जारी करता है? असेसमेंट रिपोर्ट। असेस असेसमेंट रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें इसकी डिटेल इसके बारे में बात की जाती है। तो असेसमेंट ये क्या करता है, रिपोर्ट जारी करता है, जिसके बेस में पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इसी के बेस पे हम डिफरेंट क्लाइमेट चेंज पे आगे हम पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो ये हो गया आईपीसीसी के बारे में। अब यहाँ पे हम आईपीसीसी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हमारा नॉर्मल, जो ह्यूमन की बॉडी टेम्परेचर होनी चाहिए, तो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होनी चाहिए, अप्रोक्स 37 डिग्री होनी चाहिए। 37 डिग्री हमारी जो नॉर्मल टेम्परेचर होनी चाहिए। अब अगर 37 डिग्री सेल्सियस से, 37 डिग्री सेल्सियस से ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो हमारी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या मॉर्फोलॉजिकल, हमारी मतलब हमारी बॉडी के जो फिजिकल या कि मॉर्फोलॉजिकल हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमको कैसे इंपैक्ट करते हैं, इसके बारे में उदाहरण दिया गया है कि सपोज अगर कोई एग्री वर्कर है, इसमें रिपोर्ट में कहा गया है एग्री वर्कर, एग्रीकल्चर सेक्टर का वर्कर है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर का वर्कर है, या कि कंस्ट्रक्शन है, या तो कोई कंस्ट्रक्शन है, जैसे निर्माण क्षेत्र का कोई जो वर्कर है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है कितनी परसेंट रिड्यूस हो सकती है, 60%। इसकी 60% जो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर सेम इसी का कंस्ट्रक्शन वर्कर की हम बात करें तो 19% क्या है, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। 60% किसकी, एग्रीकल्चर वर्कर की, 19% किसकी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो ओवरऑल क्या होगा, इसका इंपैक्ट ओवरऑल क्या होगा, इसका ओवरऑल इसका वर्किंग आवर्स जो हो रहे हैं, वर्किंग आवर्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अब वर्किंग आवर्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्शन भी तो रिड्यूस होगा, इनका प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। अब प्रोडक्शन, जैसे हमने बात अभी किया ही है कि जब प्रोडक्शन इनका रिड्यूस हो जाएगा, अगर हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, अगर हम बात करते हैं 45% या 48% कह सकते हैं, अप्रॉक्स 45% पॉपुलेशन किसमें है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। अगर इनका जो वर्क हॉर्स रिड्यूस होगा तो हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की इंपैक्ट हो जाएगी। तो कैसे, यहाँ पे दोस्तों रिलेशन देखिए, कैसे एक हीट वेव ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैसे इंपैक्ट कर रहा है, यहाँ से आप डिटेल रूप से देख सकते हैं। दूसरा दूसरा जो इसमें बात किया गया है, इसी में दूसरा बात किया गया, इसको भी बात में देख लेते हैं। जो सेकंड इसमें बात किया गया है कि ये इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। जैसे हीट वेव पर्टिकुलर अगर कंटिन्यू कांस्टेंट रहता है तो वहां पे इनइक्वालिटी बढ़ती है। अब इनइक्वालिटी कैसे, इनइक्वालिटी टू वे में बात की थी। एक तो जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी की बात करता है, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी की बात करता है। जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी कैसे, सपोज जैसे हमारा एशियन हो गया, या कि अफ्रीकन कंट्री होगी, सहारा अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, ये जो डिग्री से थोड़ा सा बियॉन्ड अगर होता है तो ओवरऑल वर्किंग आवर्स में हमारा कितने परसेंट, अगर 5% क्या होता है, रिड्यूस होता है वर्किंग आवर्स में, मतलब हम कितने घंटे काम करेंगे, 5 घंटा घट जाएगा। अगर वही बात करते हैं यूरोपियन कंट्री में अगर 30 डिग्री तक बढ़ता है, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर हो जाता है, तो यहाँ पे 0.5% वर्क आवर्स में रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे ही आपको यहाँ पे सीधे क्या देखने को मिल जाएगा, इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पे भी बात करते हैं, अगर यूरोप में 30 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाता है तो उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि वहां का जो कंस्ट्रक्शन है उसी बेस पे किए गए हैं, वहां पे 30 डिग्री भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट कर रहा है। एक तो हो गई जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी ये बात करता है कि इसमें जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, इसकी जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है।
जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है। जेंडर इनइक्वालिटी की कैसे बात करते हैं? जैसे जैसे यहाँ पे इसी की रिपोर्ट है, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, जैसे ही अगर कहीं का टेम्परेचर बढ़ता है, अगर यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन वर्कर की ही बात कर लें, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही क्या हो जाता है, यहाँ पे वर्किंग आवर्स जो हो जाता है, जो वीमेन का जो महिलाओं का, जैसे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, वुमेन का पार्टिसिपेशन है, वो क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर को ही देख लीजिए आप, जैसे भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही उनका पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, ये इनइक्वालिटी, ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी, एक तो ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटी और दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों इनइक्वालिटी को ये बढ़ा रहा है। तो ये इस तरीके से हमने ये महत्वपूर्ण चीजें देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हम देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब इसका आगे का हमारा जो कंप्लीट डिस्कशन कैसे होता है, कोई भी आप टॉपिक लीजिए तो उसके चैलेंजेस देखिए, उसके बेनिफिट देखिए, ड्रॉबैक देखिए, पर उसके साथ आपको आगे ये भी वे भी आगे की राय क्या है, उन चुनौतियों से हम कैसे लड़ेंगे, कि एज अ ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं आप ना, तो आपको सोल्यूशन ढूंढना होगा, तो आपको वे अहेड भी बताना होगा। तो इसका वे अहेड क्या होगा, वे अहेड क्या होगा, सॉरी दोस्तों, वे अहेड क्या होगा कि इसमें हमको, इसमें वे अहेड क्या होगा, हमको स्पेसिफिक स्पेसिफिक लेबर कोड बनाना होगा, लेबर कोड बनाना होगा, जिसमें हीट वेव के पैरामीटर को, हीट वेव को हमको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, जैसे हीट वेव से जो चेंजेस आ रहे हैं लेबर कोड में इंक्लूड करना होगा। और हम क्या कर सकते हैं, बेसिक बेसिक फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय, बेसिक फैसिलिटीज, जैसे जहां पे भी वर्क हो रहा है तो एम्प्लॉय को बेसिक फैसिलिटीज को, हमको बेसिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना होगा। जैसे बेसिक फैसिलिटीज क्या हो सकती है, जैसे उनको वर्क इन्वायरमेंट ऐसे होना चाहिए कि वो काम लॉन्ग आवर्स तक काम कर सके। दूसरी चीज, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें, तो अगर और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो और अगर हम बात करें तो शिफ्ट बेस वर्क कर सकते हैं, शिफ्ट बेस वर्क कर सकते हैं, शिफ्ट बेस वर्किंग कंडीशन कर सकते हैं, जिससे उनको होगा क्या, कि उनको बेनिफिट होगा कि जैसे जो पीक आवर्स होते हैं उसमें वो काम नहीं हो, मॉर्निंग इवनिंग में काम कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से वे हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने एक डिटेल डिस्कशन किया, जिसमें हमने सारे टॉपिक को डिटेल रूप से देखा है। और इसकी पीडीएफ तो आपको पता ही है कि हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगर आपको और कोई चीजों की मतलब लगे सुझाव, तो आपके सुझाव के लिए मैं सदा इंतजार में रहता हूं। तो आज के डिस्कशन के लिए यही, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू सो मच।